अच्छा क्लास का हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 7 किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। फिलहाल मैं आपके पास इसका जोलॉजी पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। फैसिलिटेटर आप जानते ही हैं, मोहम्मद वकार अली फॉर्म जी किया हुआ है, साथ में सीसीआर भी किया हुआ है क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। वैसे जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उसकी एथिक्स होती है कि हम पहले जहाँ भी हम काम कर चुके हैं तो हम उन इंस्टीट्यूट्स को मेंशन कर दें। तो यहाँ पे देख लें, पहला सबसे इंस्टीट्यूट जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, पागल खान है। तो आपको पढ़ाने से पहले मैंने यहाँ भी ट्रेनिंग ली है, ठीक है, ताकि मुझे आपको पढ़ाने में कोई मसला ना हो। सो बहुत सारी जगह पे मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये सारी वो जगह है जहाँ पे मैं करंटली काम कर रहा हूँ, इनमें भी इंस्टीट्यूट्स इंक्लूड नहीं है। अच्छा खैर, क्लास अपनी वीडियोस आप ऑन नहीं कीजिए। देखें, अगर आप वीडियोस ऑन करेंगे तो फिर वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी ना। नेक्स्ट टाइम से मैं सेटिंग ही कुछ इस तरह से अरेंज करूंगा कि आप वीडियो ऑन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो रिड्यूस सिलेबस के बाद इसमें से सिर्फ हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है, जिसे हम कहते हैं फाइलम प्रोटोजोआ और उसकी क्लासेस। सो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करते हैं। आधा टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, आधा टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। अच्छा देखिए, पहली प्रॉपर्टीज आपके पास है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि आपके पास जो बॉडी है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कंप्लीटली, प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर, दैट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। अच्छा, प्रोटोजोन्स देखिए, इन्हें हम प्रोटोजोन्स कहते क्यों है? प्रोटो का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, फॉल्स, और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। तो कंप्लीटली एनिमल नहीं होते, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल से मिलती हैं, तो इसलिए हम इसे प्रोटोजोन्स का नाम दे देते हैं कि फॉल्स एनिमल्स हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं। हीटोट्रॉफ्स, हीटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हीटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड तैयार नहीं कर पाते। ये साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ये आपको जब याद करने बैठेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। हीटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है। इसका मतलब इनकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है या कुछ केमिकल्स की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे। और जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं उसे हम किसका नाम दे देते हैं? उसे हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से उतार लीजिए। सर चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 पोर्शन जोलॉजी है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स वो आपके पास सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है। अच्छा, अब हीटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हीटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉट एबल टू प्रिपेयर। ठीक है। जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं उसे हम किसका नाम देते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते उसे हम किसका नाम दे देते हैं? हीटोट्रॉफ्स का। तो अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें, तो प्रोटोजोआ आपके पास क्या है? हीटोट्रॉफ्स हैं। हीटोट्रॉफ्स का मतलब ये अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप ड्राइंग ना करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। कल से खैर मैं सेटिंग इसकी चेंज कर दूंगा थोड़ी सी। अच्छा देखिए, यहाँ पे मेंशन है लाइक एनिमल्स। एनिमल्स की तरह ये भी क्या होते हैं? हीटोट्रॉफ्स। आपको पता है एनिमल्स हीटोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि प्लांट्स आपके पास क्या होते हैं? प्लांट्स आपके पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, एनिमल्स अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। तो यहाँ भी एक यही पॉइंट है कि ये भी अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये एनिमल्स की तरह है। ठीक है। लेकिन आपको पता है एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, जबकि ये तो मल्टी सेलुलर नहीं है। इसका मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनकी बॉडी में एनिमल से मैच करते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स इनकी बॉडी में ऐसे हैं जो कि एनिमल से मैच नहीं कर सकते। अच्छा, अगला कैरेक्टर आपके पास क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में वो आपसे क्या कह रहा है? अ डेफिनेट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द बॉडी। एक वेल डेवलप्ड कंप्लीट न्यूक्लियस इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और अगर किसी की बॉडी में कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट। ठीक है। तो इसका मतलब ये यूकैरियोट हुए। अगर न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। सो वो आपसे यही कह रहा है, अ डेफिनेट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द बॉडी। इनकी बॉडी में कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहा है सम हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड।
सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का मतलब है कि एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। अभी तक जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसमें क्या था कि इनकी बॉडी यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर का मतलब है ये सिर्फ सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। हीटरोट्रॉफ्स का मतलब ये अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। न्यूक्लियस में इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके पास एक से ज्यादा तरह के सेल्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में आपके पास मेंशन है दे आर फाउंड सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी का मतलब ये अकेले रहते हैं, सिंगल फॉर्म में रहते हैं, और कॉलोनियल का मतलब ये झुंड बना के रहते हैं। तो ये सिंगल भी आपको मिल सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल रहते हैं इनके, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रॉपर्टी भी किससे मैच करती है, ये प्रॉपर्टी भी एनिमल से मैच करती है, इसलिए हम इसे एनिमल लाइक कह रहे होते हैं। सॉलिटरी सिंगल, सिंगल कौन सा एनिमल रहता है, शेर सिंगल रहता है, ठीक है। और कॉलोनी में कौन रहता है, कॉलोनी में आपको पता है जो हिरन है, ये सब कॉलोनी में रह रहे होते हैं। जो भी हर्बीवोर्स हैं वो ज्यादातर कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं, और जो भी कार्निवोर्स होते हैं वो आपके पास किस फॉर्म में रहते हैं, वो सिंगल फॉर्म में रहते हैं। सॉलिटरी का मतलब सिंगल है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं हैबिटेट के ऊपर। अच्छा, हैबिटेट का मतलब है कि वो कहाँ रहते हैं, आदि कहाँ के हैं, खुश्की के आदि हैं या पानी के आदि हैं। तो लिखा हुआ है प्रोटोजोन्स आर इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इक्वेटिव, इक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाले। सो प्रोटोजोन्स क्या है, इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फाउंड इन फ्रेश। फ्रेश पानी का मतलब मीठा पानी। ब्रैकिश अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है मरीन वाटर। मरीन का मतलब है समंदर का पानी। समंदर का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है और फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा मीठा पानी होता है। अच्छा, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के दरमियान की जो स्टेट होती है उसे हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब है पानी कंप्लीटली मीठा है, ठीक है। और मरीन वाटर का मतलब पानी कंप्लीटली खारा है। ब्रैकिश का मतलब बहुत ज्यादा खारा नहीं है, इन दोनों की बीच की स्टेट है। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये हर तरह के पानी में जिंदा रह सकते हैं, बस इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है बस। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म हम सेल के लिक्विड मटेरियल को कहते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी सेल का लिक्विड कंटेंट होता है उसे हम लिक्विड लिविंग कंटेंट, जिसे हम किसका नाम दे रहे होते हैं, प्रोटोप्लाज्म का। क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। आप इसे बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, सेल का मटेरियल। तो हमारे पास जो सेल का मटेरियल है हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास कहलाता है आउटर एक्टोप्लाज्म और एक को हम नाम दे देते हैं इनर एंडोप्लाज्म का। भाई देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेल है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साथ में मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। जी, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर आपको पता है जाहिर है एक न्यूक्लियस भी होगा, तो मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी बना देता हूँ छोटा सा। ये हो गया न्यूक्लियस। अच्छा, अब सेल के लिक्विड के ऊपर आते हैं। अच्छा, देखें सेल का लिक्विड जो है वो आपके पास सेल का जो लिक्विड है, देखें सेल का लिक्विड तो अगर हम सेल के लिक्विड की बात करें तो सेल का लिक्विड आपके पास देखें इस ऊपर वाले पोर्शन में भी होगा, जाहिर है यहाँ भी, सब जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये पूरा सेल साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। ऐसा ही है, साइटोप्लाज्म कह लीजिए या प्रोटोप्लाज्म कह लीजिए। अब ये देख रहे हैं, ये जो बाहर वाला एरिया है, मतलब ये वाला एरिया, जो कुछ ऊपर ऊपर आपको लिक्विड नजर आ रहा है ना सेल के, या इधर देखें इस तरफ, इसका मतलब जो भी मटेरियल कॉर्नर पे है वहां पे जो भी साइटोप्लाज्म होगा उसे आप किसका नाम देंगे, उसे आप नाम देंगे आउटर एक्टोप्लाज्म का नाम देंगे, ठीक है। और जबकि देखें जो कॉर्नर्स पे जो कुछ भी है ना, कॉर्नर्स पे जितना भी साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को आप किसका नाम देंगे, एक्टोप्लाज्म, आउटर एक्टोप्लाज्म। और जो आपके पास न्यूक्लियस के करीब करीब मटेरियल होगा उस मटेरियल को आप किसका नाम देंगे, एंडोप्लाज्म का नाम देंगे। सर आपकी वॉइस कट रही है, वॉइस इसलिए कट रही है बेटा आपका नेट कनेक्शन ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए न्यूक्लियस के पास जितना भी मटेरियल आपको नजर आएगा ना, उस न्यूक्लियस के पास जो भी मटेरियल आपको नजर आ रहा है वो आपके पास क्या कहलाएगा, एंडोप्लाज्म। और जो आपके पास कॉर्नर्स पे नजर आएगा उसे आप किसका नाम देंगे, उसे आप एक्टोप्लाज्म का नाम देंगे।
मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। मैं आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ कि मैंने क्या बताया आपको। मैंने आपसे सिर्फ इतनी सी बात की है कि एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये सिंगल भी रहते हैं और कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब सिंगल हो गया। और हैबिटेट को अगर हम देखें तो हैबिटेट में क्या है, प्रोटोजोन्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब वो पानी में रहते हैं। अब कुछ साफ पानी में रहते हैं बिल्कुल ही, कुछ खारे पानी में रहते हैं, कुछ ना ज्यादा खारे में रहते हैं ना ज्यादा मीठे में रहते हैं, तो उसे हम ब्रैकिश वाटर कह देते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं, हर किस्म के पानी में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब करीब होता है उसे हम कह देते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के करीब करीब नहीं है, जो कॉर्नर्स पे, सेल के कॉर्नर्स पे, उसे हम किसका नाम दे देते हैं, उसे हम एक्टोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स और हैं, वो भी पढ़ लीजिए ताकि हम ये चैप्टर, ताकि फिर हम इसे एंड कर दें। अच्छा देखें, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी आपको पता है, रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह की होती है। सर ब्रैकिश वाटर किसे कहते हैं? बेटा ब्रैकिश वाटर हम एक ऐसे वाटर को कहते हैं जो कि ना बहुत ज्यादा मीठा हो और ना बहुत ज्यादा खारा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हम बोरिंग करवाते हैं ना, जब बोरिंग करवाते हैं तो किसी किसी का पानी बहुत मीठा निकलता है। जब हम बोरिंग करवाते हैं तो किसी किसी का पानी इतना खारा निकलता है कि हम उसे पी नहीं सकते, ठीक है। और किसी किसी का पानी ऐसा निकलता है कि वो स्लाइटली खारा होता है, मतलब खारा होता है लेकिन हम उसे अगर ठंडा करके पीते हैं तो वो पता नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो ब्रैकिश वाटर का मतलब है वो बहुत लाइट सा खारा पानी है, तो उसमें जो मिनरल्स की कंटेंट है वो कम है। तो ब्रैकिश वाटर हम खारे पानी को ही कहते हैं, लेकिन उसमें जो खारापन है वो कम है। अच्छा, रिप्रोडक्शन भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि दो तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, एक को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एक को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, उसके लिए आपको दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको एक सिंगल पेरेंट चाहिए होता है। तो यहाँ भी दोनों तरह से होती है, जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा। वो आपसे ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इज सिंपल बाय सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू भी हो सकती है और सेक्सुअल मेथड के थ्रू भी हो सकती है। सिंपल सेल डिवीजन का मतलब है सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा बस। और सेक्सुअल मेथड का मतलब है कि सेल पहले मटेरियल को एक्सचेंज करेगा, मटेरियल को एक्सचेंज करने के बाद बॉडी के अंदर जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होगा, देन बॉडी फॉर्म होगी। ये पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सब। चैट सर ये कल पढ़ाया है, रिपीट। बेटा मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल भी हो सकती है और रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल में हम क्या पढ़ते हैं, एसेक्सुअल में हम पढ़ते हैं कि सिंपल एक सेल है और वो सेल डिवाइड होकर दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? बिल्कुल, सेल डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। फाइलम प्रोटोजोआ में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर एनिमल्स आते हैं आपके पास ट्राइपेनोसोमा, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा आपके पास प्लाज्मोडियम भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा रिप्रोडक्शन सिंपल भी हो सकती है। सिंपल सेल डिवीजन का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल मेथड का मतलब मटेरियल एक्सचेंज होगा। मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद फिर उसके बाद आपके पास चेंजेस आ रही होंगी बॉडी के अंदर। आपकी चैट्स इतनी ज्यादा है, मींस टॉपिक बता दें पहले प्लीज। सर कल हम नहीं आए थे, हमें टॉपिक बता दें प्लीज। बेटा लास्ट टाइम मैंने बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ाई थी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा खैर, रिप्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं पैरासाइट्स के ऊपर। देखें पैरासाइट्स आपको पता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, किसी दूसरे की बॉडी के साथ रहते हैं और प्लस बदले में उन्हें नुकसान भी देते हैं। उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे आपकी जुएं, आपके पेट में कीड़े, ये सारे के सारे पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के बाहर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं, देखें लिखा हुआ लिविंग एज एक्टो एंड एंजो। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बॉडी से बाहर रहते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं? एक्टो पैरासाइट्स। ठीक है, साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा, एक्टो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी से बाहर रहते हैं। अब बॉडी से बाहर, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी से कहाँ रह सकते हैं बाहर?
मेरे हेयर्स पे रह सकते हैं, मेरी स्किन पे रह सकते हैं, मेरे नेल्स पे रह सकते हैं, ठीक है, मेरे एयर के आउटर पोर्शन पे रह सकते हैं। तो ये सारी पोजीशंस हैं जहाँ पे वो पैरासाइट्स आपको मिल सकते हैं। एंडोपैरासाइट्स बॉडी के अंदर के होते हैं। अब वो कहीं भी हो सकते हैं, वो ब्रेन के अंदर भी हो सकते हैं, वो किडनी में भी हो सकते हैं, वो लंग्स में भी हो सकते हैं, वो स्टमक में भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी से बाहर रहते हैं, और एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं। अब पॉइंट देख लीजिए, सम आर पैरासाइट्स, ठीक है, लिविंग एज एक्टो एंड एंडोपैरासाइट्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर आपकी चैट्स इतनी सारी हो गई। सर आवाज, बेटा आपने ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक नहीं किया होगा इसलिए नहीं आ रही। मैं एक दफा आप लोगों को और बता दूं, एक सेकेंड। ठीक है, जिसे आवाज नहीं आ रही तो फिर उसने ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक नहीं किया है, वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक कर ले ताकि फिर उसे मेरी वॉइस आना शुरू हो जाए। पैरासाइट्स के बाद एक लास्ट है, उसे भी पढ़ लीजिए ताकि फिर ये एंड हो जाए। इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो अपनी किसी भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते, अपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब वो कंडीशंस जो कि उसके लिए अच्छी नहीं है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, एसिड गिर गया, कोई हार्मफुल केमिकल है, मेडिसिन है जिसकी वजह से उसकी कंडीशंस खराब हो रही हैं। तो इन सारी कंडीशंस को हम अनफेवरेबल कंडीशंस कहते हैं। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस सम स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोआ फॉर्म्स इनएक्टिव स्पोर्स, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या होता है, वो इनएक्टिव स्पोर्स बनाने लग जाता है, वो अपनी पूरी बॉडी को सीड्स में कन्वर्ट कर देता है आसान अल्फाजों में। और जब कंडीशन बेहतर होती है तो वो दोबारा ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होते हैं, ये स्पोर्ट्स बना लेते हैं, और स्पोर्ट्स बनाने के बाद क्या होते हैं, ये बॉडी डेड हो जाती है। अब जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ये दोबारा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैं इन तीनों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद हम एंड कर देते हैं। हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकती है, सिंपल सेल डिवीजन से भी हो सकती है और एसेक्सुअल मेथड से भी हो सकती है, ठीक है। पैरासाइट्स हैं, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं पैरासाइट्स, और बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। किसकी बॉडी के अंदर रहेंगे, एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की। अच्छा, इनएक्टिविटी में क्या है, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तो क्या होते हैं, ये स्पोर्स जो हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और ये जो प्रोटोजोआ हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है ये दोबारा ग्रो कर जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देख लीजिए। लेक्चर तो थोड़ा सा और था हमारा। अच्छा, क्लासिफिकेशन जो है ना, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ। एक आपके पास क्लास आती है क्लास फ्लैचेलेटा, ठीक है। इसी तरह से एक ही करके हम डिस्कस करेंगे, इसे हम कल डिस्कस करते हैं डिटेल में। अभी बस सिर्फ आप नाम सुन लीजिए। एक हमारे पास क्लास फ्लैचेलेटा होता है, एक हमारे पास आर्कोडेना है क्लास, एक सिलिएटा है, एक स्पोरोसुआ है, और एक जो है वो आपके पास सक्चोरिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये नाम आपको याद होने लग जाएंगे। अभी जाहिर है आप पहली दफा सुन रहे हैं इसलिए ये नाम मुश्किल है। बेटा सॉलिटरी का मतलब है कौसिया, सॉलिटरी का मतलब है सिंगल। सिंगल जैसे वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल रहते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं मिलते, जैसे शेर है, सॉलिटरी की फॉर्म में रहता है, ठीक है, उनकी बॉडी किसी से कंबाइन नहीं होती। तो ये सारी क्लासेस हैं। आज मैं आपको एक आध क्लास की कोई एग्जांपल दे देता हूँ। क्लास फ्लैजिलेटा में आपसे क्या कह रहा है, एनिमल ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैजिलेट्स। ये जो एनिमल्स हैं इस क्लास की, इसे हम किसका नाम देते हैं, इसे हम फ्लैजिलेट्स का नाम देते हैं, बिकॉज दे हैव वन और मोर फ्लैजिला। इनकी बॉडी के पास एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं। किस लिए होते हैं, लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था क्लासेस में बहुत दफा। लोकोमोशन का मतलब है बॉडी का एक जगह से उठ के किसी दूसरी जगह चले जाना, ये लोकोमोशन कहलाता है। जैसे आप हैं, आप उठते हैं, किचन में जाते हैं, लोकोमोशन। आप किचन से वापस कमरे में आते हैं, लोकोमोशन है। तो जब भी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से उठ के कहीं दूसरी जगह चली जाती है तो इसे हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इन एनिमल्स के पास फ्लैजिलेटा फ्लैजिला होते हैं, इसलिए इसे हम फ्लैजिलेट्स कहते हैं, ठीक है। एनिमल ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैजिलेट्स। इस क्लास के जो एनिमल्स हैं उसे हम फ्लैजिलेट्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव वन और मोर फ्लैजिला, क्योंकि इनके पास एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं। किस लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। अच्छा,
अब देखें, इसकी मैंने एक एग्जाम्पल भी इंक्लूड की है, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखें ये देख रहे हैं आप, ये मैं पॉइंटेड कर देता हूँ मार्कर से। अच्छा ये देखें, ये देख रहे हैं, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा है। एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बारीक सा स्ट्रक्चर जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, उसे हम फ्लैजेला कहते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में फ्लैजेला होते हैं, वो फ्लैजेला हिलते हैं तो ये तैरते हैं, तो इसे हम फ्लैजेला कह रहे हैं। अच्छा, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्राइपेनोसोमा। मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ट्राइपेनोसोमा। आप चाहें तो ये नाम लिख लीजिए, इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ट्राइपेनोसोमा। ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में जाता है। ये देख रहे हैं आप, इस साइड में जो रेड रेड कलर के आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, ये ब्लड सेल्स हैं। और ब्लड में जाने के बाद ये डिजीज कॉज कर देता है, जिसे हम कहते हैं, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो डिजीज कॉज करता है ना, ये डिजीज जो कॉज करता है, इसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। अच्छा, अभी स्लीपिंग सिकनेस को मैं आपको बता भी देता हूँ कि स्लीपिंग सिकनेस होती क्या है। आपको एग्जाम के लिए तो नहीं याद रखनी, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो आपके पास ट्राइपेनोसोमा है, ये कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है? ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज कर रहा है। अच्छा, अब स्लीपिंग सिकनेस डिजीज क्या होती है? इसमें क्या होता है, पेशेंट कंटिन्यूअसली सो रहा होता है, पेशेंट को नींद ही आती रहती है, और पेशेंट की जो कंडीशन होती है ना, पेशेंट का मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, मींस कि वो कमजोर होने लग जाता है, बॉडी में ऐसा ऐसा उसकी वीकनेस शुरू होने लग जाती है, और बॉडी बिल्कुल से लीन हो जाती है, बिल्कुल से पतली सी हो जाती है बॉडी, बिल्कुल से पेशेंट कमजोर हो जाता है, और उसे पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात उसे नींद आती है। ठीक है, बिल्कुल ही बेजार हो जाता है, बिल्कुल ही गया गुजरा हो जाता है, वो पूरा दिन सोता रहता है वो बैठ के बस। उस डिजीज को हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्राइपेनोसोमा है, ट्राइपेनोसोमा एक मच्छर, एक कीड़ा है, उसके काटने से आता है। अभी मैं वो कीड़ा भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो वो ऑर्गेनिज्म था जिसे हम ट्राइपेनोसोमा कह रहे थे, जो कि ब्लड में जाने के बाद स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है। अब आप ऑर्गेनिज्म देख लें कि ये हमारी बॉडी में कहाँ से आता है। ये कीड़ा है, इस कीड़े का नाम है टीसी फिलाई। ठीक है, मैं आपके लिए इसका नाम भी लिख देता हूँ, टीसी फिलाई। एक मिनट, मैं इसका नाम मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आपको कॉपी करना हो तो कॉपी कर लीजिएगा। टीसी फ्लाई हम ऐसे लिखते हैं, टीसी फ्लाई। ठीक है, ये टीसी फ्लाई, इस टीसी फ्लाई के काटने की वजह से क्या होता है, ये ट्राइपेनोसोमा हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। और जब ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो हम पूरा 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 दिन सोते हैं, पूरी पूरी रात सोते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ पेशेंट की कंडीशन कैसी हो जाती है। ये देखें, ये पेशेंट की कंडीशन हो जाती है। पेशेंट सोता रहता है, सोता रहता है। ज्यादातर ये अफ्रीका में होती है बीमारी, यहाँ पे इतनी कॉमन नहीं है, अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। असल में देखें, जहाँ पे ये टीसी फ्लाई पाई जाएगी, वहीं पे जाहिर है ये बीमारी होगी। तो यहाँ पे टीसी फ्लाई इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पाई नहीं जाती, बहुत कम टीसी फ्लाई पाए जाते हैं यहाँ पे, ना होने के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये कीड़ा है ही नहीं। जब ये कीड़ा है ही नहीं, तो जाहिर बात है ये कीड़ा आपको काटेगा नहीं, और जब ये कीड़ा आपको काटेगा नहीं, तो ये आप अफ्रीकन की तरह सोएंगे भी नहीं। तो ये ज्यादातर अफ्रीका की बीमारी है, यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी नहीं होती। इसकी एक और एग्जांपल है यूग्लिना। बस फिलहाल मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था करेक्टर 6 पे। करेक्टर 6 हमने किसके पढ़े थे? हमने प्रोटोजोआ के पढ़े थे। पहला करेक्टर हमने पढ़ा था कि वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब है कि वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने कुछ और करेक्टर्स भी पढ़े, जैसे रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिंपल सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एग्जिस्टेंस भी पढ़ी। एग्जिस्टेंस कहाँ की थी इनकी? भाई या तो ये सिंगल भी मिल जाते हैं, इसका मतलब सॉलिटरी है, और यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं, जिसे हम कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं। इसके बाद हमने कुछ हैबिटेट भी डिस्कस किया था। हैबिटेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हैबिटेट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये पानी में रहते हैं। ठीक है, कौन से पानी में रह सकते हैं? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी रह सकते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था।
इसके अलावा हमने कुछ और पॉइंट्स भी पढ़े थे, लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर। डेफिनेट न्यूक्लियस का मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस कंप्लीट है, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा तरह के न्यूक्लियस होते हैं। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म के भी दो पार्ट्स थे, एक आउटर पार्ट था, एक इनर पार्ट था। सो बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। इनमें से पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे वो आप कोई से भी 7 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा इनमें से। इस साल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि चैप्टर में से बचा ही एक ही टॉपिक है, और अगर आप ये भी टॉपिक छोड़ देंगे तो फिर ये टॉपिक लाजमी रखा हुआ है पेपर के अंदर, ठीक है। तो हमने देख लें एक दफा, बस बिल्कुल हल्का सा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। यूनिसेलुलर है, हीटरोट्रॉफ्स है, न्यूक्लियस है। ये पूरी पीपीटी मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, व्हाट्सएप के ग्रुप पे हम शेयर कर देंगे। इसे एग्जिस्टेंस है, हैबिटेट है और प्रोटोप्लाज्म है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा बाद हमें रिप्रोडक्शन, पैरासाइट्स और इनएक्टिविटी, ये सब हमने डिस्कस किया। और इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि इसकी 5 क्लासेस होती हैं, और मैंने आपको बताया था कि सारी क्लासेस के नाम अभी याद नहीं रखें, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम याद रखते जाएंगे। तो अभी हमने क्लास फ्लैजिलेटा भी नहीं पढ़ा है। अभी हमने सिर्फ क्लास फ्लैजिलेटा का एक ही पॉइंट पढ़ा है, बस सिर्फ एक ही पॉइंट, कि क्लास फ्लैजिलेटा जो है उन्हें फ्लैजिलेट्स हम कहते क्यों हैं। उन्हें फ्लैजिलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास एक या एक से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं। अब फ्लैजिला क्या होते हैं ये मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था, यहाँ मैंने आपको बताया था ये फ्लैजिला है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्राइपेनोसोमा के नाम से जाना जाता है। ये ट्राइपेनोसोमा हमारे पास जो है वो टीसी फ्लाई के काटने से आता है, ठीक है। और उसके बाद हमारी पेशेंट की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है, हम पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात सोते रहते हैं। ये मैंने आपसे ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। सर जो ये करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं हमने, इनमें से कोई सा, जी जी बिल्कुल, ये जो हमने देखें पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में वो आपसे कहता है कि डिस्कस द बेसिक करेक्टर्स और जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फाइलम प्रोटोजोआ के आपने कोई से भी 7 करेक्टर्स आपने याद करने अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। याद करने के बाद अब आप क्लासेस पे आ जाएंगे, आपने क्लासेस के नाम लिखने हैं। और क्लासेस के नाम लिखने के बाद अब जैसे जैसे आप क्लासेस पढ़ते रहेंगे तो उनके भी आप 3 3 कैरेक्टर्स याद करेंगे, ठीक है। तो हम फाइलम प्रोटोजोआ को लिखेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ के बाद लिखेंगे कि फाइलम प्रोटोजोआ की टाइप्स कितनी है, क्लासेस कितनी है, कितनी हमने पढ़ी 5, जिसमें से हमने सिर्फ एक डिस्कस की है अभी तक, वो भी हमने कंप्लीट डिस्कस नहीं की। उसके बाद एक ही क्लास को आप हेडिंग वाइज करके और फिर आप उसके 3 3 कैरेक्टर्स और साथ में आप एग्जाम्पल को भी मेंशन करेंगे, ठीक है। ये जब टॉपिक एंड हो जाएगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि आपने याद कैसे करना है। अच्छा खैर, क्लास हम यहाँ पे क्लास को एंड करें। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप वो क्यूरी पूछ लीजिए मुझसे, तो फिर मैं क्लास को एंड कर देता हूँ।